नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। और जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग जरूर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए। आपका यहाँ पर जो प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, पहला वाला यहाँ पर। तो आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न आने वाला है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि पृथ्वी का जुड़वा जो है वो शुक्र ग्रह है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो साइज है लगभग लगभग पृथ्वी के साइज के बराबर है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और भोर का तारा, जो आप लोगों ने सुना होगा भैया, भोर का तारा देखा है कभी? तो ये शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? देखिए, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फॉसिल का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान का होता है। ठीक है, फॉसिल का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में होता है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग। 23 सितंबर के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है शरतकालीन विश्व, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर जो होता है और भौगोलिक यामोत्तर, उसके बीच का कोण कैसा होता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है संक्रांति, ठीक है, डिक्लिनेशन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? 95 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है क्रीटेशियस, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये 17.1 से लेकर 1.45, ठीक है, कितने मिलियन वर्ष पूर्व का है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। विश्व के कितने धरातल में पानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व के कितने धरातल में पानी है, मतलब धरती कितनी है और पानी कितना है? तो ये तो आपने बचपन में पढ़ते आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विश्व के अगर धरती की बात की जाए तो इस पूरे पृथ्वी पर धरती केवल 30% है और पानी कितना है? 70%। ठीक है, पानी में रहने वाले जीव जंतु इस हिसाब से ज्यादा हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। 97 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने 97 नंबर क्वेश्चन में, सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने भी लोगों के ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ग्लेशियर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? वायुमंडल की प्रक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? वायुमंडल के प्रक्रियाओं, अध्ययन की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को कम करती है? तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि पराबैंगनी किरण जो है वो कम करती है कौन सी ऐसी गैस है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को कम करती है? तो ओजोन गैस जो है ये चीज आपकी पराबैंगनी किरणों को कम करती है। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन परत जो होती है ये पराबैंगनी किरणों से अपनी पृथ्वी की रक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल को सबसे नीचे वाली परत है, वायुमंडल में सबसे जो नीचे की परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे नीचे की परत होते हैं उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है और जो है ये जो है 8 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर और 18 किलोमीटर ऊंचाई तक भी पाया जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होती है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 78.03% ये नाइट्रोजन होता है वातावरण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी लोग ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की जो कुल संख्या होती है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी 5 होती है। सभी लोग जानते हैं पांचों के बारे में? यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो आता है वो आता है क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत, फिर संताप मंडल, फिर आता है आपका मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है वायुमंडल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? वायुमंडल का वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो ये चीज जो आपका कहा जाता है वो है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए और जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है गैसों का आवरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं? तो पृथ्वी पर जो आने वाले सौर विकिरण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोग बताइए, जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है सूर्या तक बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। तो किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल जो होता है इसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त तप्त भाग होता है, क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है। इनमें आवेशित कण होते हैं, या आपका ऑप्शन नंबर सी, या पृथ्वी के पृष्ठ के तप्त हो जाता है, या इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो 110 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है। तो ओजोन छिद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोग ऑप्शन बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत आपका बता दूं मैं कि आपका वायुमंडल में 5 परत होते हैं, जिसमें से आपका क्षोभ मंडल पहले पड़ता है, ताप, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर आपका आता है आयन मंडल, फिर आता है ब्रह्म मंडल। ठीक है, तो लेकिन ओजोन परत जो होता है वो आपका दूसरे वाले पर पाया जाता है, समताप मंडल पर। ठीक है, तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं समताप मंडल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो 113 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, आप लोग सही से पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समोच्च रेखा एक बिल्कुल राइट आंसर है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है। एक समान ऊंचाई पर मिलने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है, तो क्या चीज प्रदर्शित करती है, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आइसोबार रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब। ठीक है, मैंने आपको बताया कि समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोबार को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है, लेकिन आप सबको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आइसो हाइट क्या है, ये चीज आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, आइसो हाइट। इसका सही जोड़ा जो है आर्द्रता दिया, ये मतलब इसका जो जोड़ा दिया गया है गलत जोड़ा दिया गया है आर्द्रता। इसका सही जोड़ा जो है वो होता है सामान्य वर्षा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे 3 जोड़े जो हैं बिल्कुल राइट हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइसोथर्म जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जितने भी लोगों ने 100 ऑप्शन नंबर डी को बताया है। चलिए अगला प्रश्न सभी लोग ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने आइसो हाइट्स को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं आइसो हाइट्स से बराबर वर्षा वाले स्थानों स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।